दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की यूनिट 2 पाठ्यक्रम का प्रत्यय। देखिए, पाठ्यक्रम से संबंधित आपके फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट दी गई हैं। पहला है पाठ्यक्रम का प्रत्यय और अगली है आधुनिक पाठ्यक्रम। या कह सकते हैं पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा। तो इससे पता चलता है कि पाठ्यक्रम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द कौन सा होता है? करिकुलम। करिकुलम लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे संबंधित, अर्थ से संबंधित नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन जाता है आपका। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉर्न ने पूरी शिक्षण प्रक्रिया, जो टीचिंग प्रोसेस है आपका, पूरी शिक्षण प्रक्रिया को 4 पूरी शिक्षण प्रक्रिया के 4 स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विद्यार्थी, दूसरा बताया इन्होंने पाठ्यक्रम, उसके बाद अगला बताया है इन्होंने वातावरण, और उसके बाद अगला बताया है इन्होंने शिक्षक। देखिए, आम तौर पर बाकी विद्वानों ने, या जब भी प्रश्न आए शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तंभ हैं, तो 3 ही स्तंभ है आपके। सबसे पहला होता है विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। वातावरण को नहीं जोड़ा है, लेकिन इन्होंने 4 को बताया है। तो आम तौर पर आपके 3 ही होते हैं। देखिए, इसके मतलब भी बताए हैं इन्होंने। दौड़ने वाला धावक, और पाठ्यक्रम को बताया उन्होंने दौड़ने का मैदान, जो इसका आमतौर पर अर्थ भी होता है दौड़ने का मैदान। और वातावरण का अर्थ बताया इन्होंने दौड़ने को प्रेरित करता है। वातावरण का काम होता है दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है, यानी प्रेरित करता है। और इन्होंने शिक्षक के अर्थ बताया है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, आपके 4 अर्थ बताए थे इन्होंने। कौन कौन से बताए थे? विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण और शिक्षक। तो अर्थ से संबंधित बात पूरी हो गई। अब सीधे आ जाते हैं अपनी परिभाषाओं की तरफ।
जैसे फर्स्ट पेपर में पाठ्यक्रम संबंधित 2 यूनिट दी गई हैं और परिभाषाओं भी दोनों जगह अलग-अलग दी हैं। पहली दी है प्राचीन, दूसरी दी है आधुनिक। तो हमने दोनों को मिलाकर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 परिभाषाओं को ही रखा है जो आपके परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले आती है बात मुनरो। इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है। मुनरो के अनुसार मुनरो साहब क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में समस्त अनुभव निहित हैं। पाठ्यक्रम में समस्त अनुभव निहित हैं। मैंने बताया था आपको पूरी परिभाषाएं याद नहीं करनी है, सिर्फ 2 या 3 वर्ड को ही ज़हन में रखना है। जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखना है, समस्त अनुभव निहित है। इसे मुनरो ने कहे हैं, पूरी परिभाषा याद नहीं करेंगे आप, अगर कर सकते हैं तो बेहतर है। अब बात आती है फ्राबेल के अनुसार। फ्राबेल क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही परिभाषा है आपकी फ्राबेल की, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी परिभाषा है, इतनी ही है। तो आपको मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान, एक ये वाला वर्ड, दूसरा है अनुभव, इन वर्ड को पकड़ना है। अब बताती है सीधी एनन महोदय ने, एनन के अनुसार, देखिए एनन से संबंधित 2020 में प्रश्न बना था। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, इनकी भी छोटी है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली, 2020 में पूछा गया था, होने वाली क्रियाओं का योग है। देखिए इन्हें पकड़ना है, पर्यावरण शब्द को पकड़ना है, होने वाली क्रियाओं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और विद्वान है आपके कनिंघम के अनुसार, कनिंघम से भी 2020 में परिभाषा पूछी गई थी, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ट्रिक बता दी जाएगी आपको इसकी भी। पाठ्यक्रम कलाकार ये किसे मानते हैं, शिक्षक को माना है इन्होंने कलाकार। शिक्षक के हाथ में एक साधन है, एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ, साइंस का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, यही समझ लेंगे। पदार्थ को किसे बताया उन्होंने, पदार्थ को शिक्षार्थी ने लिखी, विद्यार्थी लिखिए आप।
हालांकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, शिक्षार्थी कह लें या विद्यार्थी कह लें। विद्यार्थी किसे बताया इन्होंने पदार्थ, विद्यार्थी को बताया है, विद्यार्थी को अपने आदर्श को अपने आदर्श उद्देश्य, आदर्श किसे बताया है इन्होंने, उद्देश्य को, उद्देश्य के अनुसार, मैंने कहा थोड़ी बड़ी है लेकिन अभी ट्रिक बताई जाएगी इसको याद करने की, अनुसार अपने कक्षा कक्ष, अपने कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष किसे बताया है इन्होंने, स्कूल, कक्षा कक्ष किसे कहा है इन्होंने, स्कूल से कहा है, कक्षा कक्ष में ढाल सके। देखिए अगर सबसे ज्यादा ब्रैकेट में शब्द दिए गए होंगे, और वो शब्द कैसे होंगे, शिक्षक दिया हो ब्रैकेट में, या विद्यार्थी दिया हो ब्रैकेट में, या उद्देश्य दिया हो ब्रैकेट में, या फिर स्कूल दिया हो ब्रैकेट में, तो यही देखना है। 2020 में आपसे पूछी गई है, तो किसने बात कही है, कनिंघम ने कही है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अब बात आती है सीधी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डाल के। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो इम्पोर्टेंट विशेषता है उन्हें लिख लीजिए। कौन कौन सी हैं, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त, पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। एक और लिख लीजिए, अगली है, अगली कह रहे हैं पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है। पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा प्रणाली, प्रचलित शिक्षा प्रणाली तथा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, पाठ्यक्रम पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है। पाठ्यक्रम पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं, इनसे प्रश्न बन जाता है कि पाठ्यक्रम किस किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। तो पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा प्रणाली तथा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करता है। पाठ्यक्रम पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है। अब सीधे आ जाएंगे, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में कुछ विशेष अंतर है, उसे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, इसमें कुछ अंतर दिया गया है, बारीक सा अंतर है, देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण से कहते हैं मल्टीपल डेवलपमेंट। जबकि ये क्या कह रहे हैं, जबकि पाठ्यचर्या छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष पर, किस पर देती है, केवल एक पक्ष पर, ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है। जबकि पाठ्यचर्या ज्ञानात्मक पक्ष पर
ही बल देती है। ठीक है, यहाँ से हो गई। एक और अगली बात लिख लीजिए। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तरित होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तरित होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तरित होता है, अर्थात इसका विकास व्यापक होता है। अर्थात इसका विकास व्यापक होता है, जबकि पाठ्यचर्या का निर्माण संकुचित होता है। एक पॉइंट नोट करके एक बात लिख लीजिए अलग से, उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। कुल मिलाकर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का ही एक अंग है। यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है वो पाठ्यक्रम का ही एक अंग माना जाता है, और पाठ्यचर्या को हम विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में सिलेबस भी कह सकते हैं। ये सभी पाठ्यक्रम के ही अंग हैं। ये सारे पाठ्यक्रम के ही अंग हैं। अब लिख लीजिए थोड़ा सा, प्राचीन पाठ्यक्रम तथा आधुनिक पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। प्राचीन पाठ्यक्रम तथा आधुनिक पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। कौन कौन से अंतर बताए गए हैं। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कोई नहीं था, विषय वस्तु को ही पाठ्यक्रम समझा जाता था। चलिए नोट कर लिख लेते हैं। प्राचीन काल में विषय वस्तु को ही पाठ्यक्रम समझा जाता था। प्राचीन काल में विषय वस्तु को ही पाठ्यक्रम समझा जाता था, जबकि आधुनिक में पाठ्यक्रम का अपना अलग स्थान है। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पाठ्य से आगामी क्रियाएं, वाद विवाद तथा समस्या समाधान आदि। इतना ही रहने दीजिए, इसमें 2 पॉइंट काफी हैं। अब बात आती है सीधी, पाठ्य निर्माण में 3 प्रमुख आधार होते हैं। इंपोर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के 3 प्रमुख आधार होते हैं। पाठ्यक्रम को निर्माण करने के लिए
तीन प्रमुख आधार को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से हैं तीन आपके? सबसे पहले समाज की आवश्यकता व संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी समाज को देखा जाएगा, समाज की आवश्यकता, व संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य। अगला पॉइंट लिख लीजिए, छात्रों की आवश्यकता व रुचि, यानी छात्रों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। छात्रों की यानी समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेंगे। छात्रों की आवश्यकता व रुचि यानी उसका रुझान किसमें है। और अगली बात आती है ज्ञान व विषय की प्रकृति। ज्ञान व विषय की प्रकृति। आपका सवाल बन जाएगा पाठ्यक्रम निर्माण में कितने आधार होते हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण में 3 आधार होते हैं। अब यहीं पर एक पॉइंट करके एक बात लिख लीजिए, इससे प्रश्न काफी बनता है। कोर पाठ्यक्रम में 5 विषय अनिवार्य हैं, जबकि इससे भी प्रश्न बनता है, ये दोनों थोड़ा सा परेशान करते हैं, इसलिए इसके साथ में ही जोड़ दिया है। जब किया जाए मूल पाठ्यक्रम में, ये मूल शब्द आपका आगे लग जाए, तो मूल पाठ्यक्रम में 6 विषय अनिवार्य होते हैं। कोर पाठ्यक्रम में 5 और मूल पाठ्यक्रम में 6 विषय, दोनों के सवाल काफी बने हैं। और इससे क्या है, कोर पाठ्यक्रम को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रश्न अक्सर बनता है कि पाठ्यक्रम विकास किसे कहते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो नोट करके एक बात अलग से लिख लीजिएगा। क्या है पाठ्यक्रम विकास? पाठ्यक्रम विकास संबंधित इसका सीधा सा अर्थ होता है, समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव या सुधार करना। समय के साथ क्या होता है इसका सीधा सा अर्थ? समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव या सुधार। ठीक है, दो शब्दों को याद रखना है, समय के साथ इसमें बदलाव या सुधार को ही पाठ्यक्रम विकास कहते हैं। ठीक है, यदि पाठ्यक्रम में समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे तो हम आधुनिकता से पीछे रह जाएंगे। किससे पीछे रह जाएंगे? आधुनिकता से पीछे रह जाएंगे। साधारण सी बात है कि 200 साल पहले किताबों में कंप्यूटर एक कमरे के आकार का था। क्या अब भी हम उन्हीं किताबों से अध्ययन करेंगे? नहीं। इस प्रकार जितनी आधुनिकता आएगी उतना ही हमारा पाठ्यक्रम भी बदल जाएगा। इस प्रकार जितनी आधुनिकता यानी मॉडर्न की तरफ हम बढ़ेंगे उतना ही हमारा पाठ्यक्रम भी बदलता चला जाएगा। ये यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट करके एक बात लिख लीजिए, इससे भी सवाल बनता है, प्रश्न बनता रहता है आपका। ये है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस हिसाब से पाठ्यक्रम का जो पहली यूनिट दी गई थी आपकी
वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथी यूनिट दी गई है पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा, उसे हम अगली वीडियो में बताएँगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसी यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।